हेलो दोस्तों, तो आपको पता ही है कि तालिबान ने कैसे अफ़गानिस्तान की सरकार गिरा दी और उधर उसने अपना कब्जा कर लिया। तो इससे अभी इंडिया और जो अफ़गानिस्तान में रिलेशंस कैसे अच्छे होंगे या बुरे होंगे, इससे अभी अफ़गानिस्तान की जो करंट सिचुएशन कैसी है मैं आपको पूरे इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो एंड तक देखिए। दोस्तों, जो तालिबान का हिस्ट्री है उसका ओरिजिन कैसे हुआ मैंने मेरे ये वीडियो में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा, मैं नीचे लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। तो अभी मैं बात करूंगा, जब हम अपना 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस मना रहे थे उसी वक्त तालिबान घुस गया था। और वो खबर सुनते ही कि तालिबान घुस गया है, उधर के जो प्रेसिडेंट है अशरफ गनी, वो तालिबान को छोड़कर ही भाग गए थे। पहले ये खबर आ रही थी कि वो उज्बेकिस्तान या ताजिकिस्तान जैसे गए थे, लेकिन अभी रिसेंटली ये खबर आई कि वो यूएई में अपने परिवार के साथ गए। लेकिन दोस्तों, ये जो अशरफ गनी जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने कोई भी ऐसा मेजर स्टेप्स लिया ही नहीं। उनकी एकदम ही देख सकते लेस इफेक्टिव लीडरशिप थी। जब वो सरकार में यानी इलेक्शन के पहले कैंपेनिंग कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि हम तालिबान को पूरी तरह से इरेडिकेट कर देंगे और उसको अफगानिस्तान पर कभी कैप्चर ही करने नहीं देंगे। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उनकी लीडरशिप इतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से आज अफगानिस्तान वापस तालिबान के हाथों में आ गया। तालिबान काफ़ी हफ्तों के पहले से ये तैयारी कर रहा था अफगानिस्तान पर कैसे कंट्रोल किया जाए। जब जो बाइडेन ने कहा था कि हम सितंबर 21 के पहले हमारे जो सारे ट्रूप्स है वो हटा देंगे, तो तालिबान उसकी तैयारी कर रहा था कि वो कैसे अंदर घुस जाए। तो धीरे धीरे जैसे यूएस के जो ट्रूप्स थे, मिलिट्री है, वो तालिबान कैसा अफगानिस्तान से वो अपने वापस यूएस जा रही थी, तो तालिबान ने और भी जगह कैप्चर करना शुरू कर दिया था। तो पहली बार तालिबान 1996 में उसने अफगानिस्तान को कंट्रोल किया था और उसने उधर की बागडोर पकड़ी थी। लेकिन 5 साल के बाद ही यूएस ने वापस उसको पावर से निकाल दिया गया था। अब ये खबर आई थी जैसे अशरफ गनी भाग गए थे, तो अली अहमद जलाली जो तभी अफगानिस्तान के इंटरियम वाइस प्रेसिडेंट बन चुके थे और जो तालिबान का फाउंडर थे, को फाउंडर कह सकते हैं, अब्दुल गानी बरादर, शायद अभी वो उधर के गवर्नमेंट के हेड बन रहे। और उन्होंने जो अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट थे, अशरफ गनी से पहले जो अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट थे हमीद कराची के साथ उन्होंने बातचीत की कि हम कैसे सरकार बनाए। जैसे ही तालिबान अफगानिस्तान में घुस गया था और उसने सरकार गिरा दी थी, तो जो उधर के सिटीजन से काबुल के वो काबुल एयरपोर्ट जा रहे थे कंट्री छोड़कर, और जो दूसरे बॉर्डर जैसे उज्बेकिस्तान की बॉर्डर लगती है, उधर सब लोग ऐसे रेफ्यूजी की तरह अफगानिस्तान कर जा रहे थे। पर तालिबान ने यह कहा कि कोई भी सिटीजन्स को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जो बच्चे हैं वो पहले की तरह स्कूल भी जा सकते हैं, औरतें वापस जो काम करती है वो भी कर सकते हैं, उनके हिसाब से वो भी शांति ही बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा जो मिलिट्री थी अफगानिस्तान की उनको भी हम बख्श रहे, यानी कि उन्होंने कहा कि ऑल आर फॉरगिवन। दोस्तों, अब ये सवाल उठता है कि जो अफगानिस्तान की मिलिट्री थी वो 3.5 लाख की थी और तालिबान सिर्फ 80,000 था, तो कैसे तालिबान ने 3.5 लाख लोगों को खत्म कर दिया? तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो 3.5 लाख नंबर है वो सिर्फ पेपर पर ही है, असल जिंदगी में ये तो बहुत दूर है। और दूसरा ये भी था कि जो अफगानिस्तान की आर्मी है उसमें करप्शन भी बहुत ज़्यादा हो गया था। पहले ये नहीं था लेकिन अब ज़्यादा भी हो गया था, और जो लोग हैं वो ज़्यादा छोड़ के भी जा रहे थे। और जो सोल्जर्स है वो ऐसी जगह उनकी तैनाती हो रही थी जिसकी उनको इतनी जानकारी नहीं थी, और तालिबान तो बहुत ही टाइम से उधर प्रैक्टिस कर रहा था, जिसकी वजह से उसको एक अपर एज मिल गया था। और तालिबान ने यह भी कहा कि जो भी अफगानिस्तान की आर्मी से छोड़कर जा रहा है और जो लोग हैं उनको कहा कि हम आपको मारेंगे नहीं और आपके परिवार पर भी हमला नहीं करेंगे, जिसकी वजह से अफगानिस्तान की आर्मी थोड़ी इमोशनल हो गई। और ये दुर्भाग्य है अफगानिस्तान के लोगों के लिए, उनकी आर्मी इतनी पेट्रियोटिक और नेशनलिस्ट नहीं है जितनी हमारी इंडियन आर्मी है। और सबसे एंड में मेन रीज़न ये भी है कि जो अफगानिस्तान में एक बहुत ही लैक ऑफ लीडरशिप इफेक्टिवनेस थे। ऐसे कोई मेजर जनरल या कैप्टन था ही नहीं जो इन मिलिट्री को लीड कर सके, और इनमें जो मोरालिटी है वो भी बहुत लो था। तो आर्मी इतने कम मोरालिटी में जंग में जा ही कैसे सकती है? और दूसरा इसमें तो यूएस की देन है उनको। दूसरा इसमें यूएस ने क्या किया, जो भी जगह से वो लोग छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने वेयरहाउस ऐसे ही रख दिया जिसके सारे इक्विपमेंट्स और वेपन्स तालिबान को मिल गए, और जिसकी वजह से वो इक्विपमेंट्स अफगानिस्तान के आर्मी के अगेंस्ट यूज़ कर लिए।
तालिबान और यूएसए में एक ट्रीटी साइन की गई थी जिसमें कहा गया था यूएसए ने कि तालिबान यूएसए के ट्रूप्स को नुकसान नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन वो अफगानिस्तान के जो सेना है आर्मी को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसकी वजह से ये और भी घातक हो गया अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि धीरे धीरे जैसे यूएस के ट्रूप निकलने गए तो और भी डेडली हो गया, क्योंकि उनके पास यूएसए का भी कोई प्रोटेक्शन भी नहीं था। जो काबुल एयरपोर्ट है उससे एकदम से भयानक हॉरर दृश्य हमारे सामने नजर आ रहे थे, जब यूएसए का जो एयरफोर्स आर्मी जो अफगानिस्तान के लोगों को बचाकर ले जा रहा था, उनमें से ये भी आया था कि 2 लोग नीचे गिर गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। और उधर इतनी भीड़ उमड़ गई थी काबुल एयरपोर्ट पर कि एक ही प्लेन में कम से कम जब 200 से 300 लोग बैठे, उधर 600 से 700 लोग बैठ रहे थे और तालिबान ने उधर काबुल एयरपोर्ट पर भी शूटिंग चालू कर दिया था। दोस्तों, आपके मन में ये भी आएगा कि जो लोग हैं अफगानिस्तान के तालिबान से इतना डर क्यों रहे, क्योंकि उनको पता है जब 20 साल पहले तालिबान अफगानिस्तान पर रूल कर रहा था तब उन्होंने मुस्लिम लॉ यानी शरिया लॉ लागू किया था और वो इतना डेडली उनको फॉलो करा थे, जो वो शरिया लॉ फॉलो नहीं करता था उनको सीधा खत्म ही कर देते थे। इसलिए अफगानिस्तान के लोगों में वो एकदम से डर बैठ गया था। अब ये भी है कि इतने तहस नहस पर तालिबान ने अफगानिस्तान पर कैप्चर कर लिया, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के 4 लाख लोग होमलेस हो गए हैं। और यूएन के अकॉर्डिंग ये जो लोगों की होमलेस की जो नंबर्स है ये आने वाले समय में और भी बढ़ने वाली है। यूएन के अकॉर्डिंग जो सीरिया में सिविल वॉर हुआ था और उधर कैसे, और ये हम सबको जो सीरिया में रेफ्यूजेशन का कैंप हुआ था ये सब याद दिलाता है, और इसकी वजह से एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी बन गया है। और इसी बीच जब सारे लोग दूसरे कंट्री में रेफ्यूजी बन रहे थे, उसी समय कनाडा, जर्मनी, वो सारे कंट्रीज ने कहा कि आप हमारे कंट्री में आए और आप सिटीजनशिप ले सकते हैं। उसमें हमारे इंडिया ने भी कहा, मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए। कनाडा ने कहा हम ज़्यादातर 20,000 लोगों को सिटीजनशिप देंगे जो अफगानिस्तान से आएंगे। लेकिन अभी जो टर्की है वो एक कहते हैं कि वो गेटवे है यूरोप का, उधर तो सख्त तरह से उन्होंने अपने बॉर्डर्स क्लोज कर दिए गए अफगानिस्तान से, और उन्होंने कहा कि हम कोई भी अफगानिस्तान वालों को अंदर घुसने नहीं देंगे। और पाकिस्तान तो तालिबान को सपोर्ट करता ही है, वो तो 1 नंबर का चमचा है उनका, इसलिए उन्होंने भी पूरी तरह से एक भी रेफ्यूजी ना इसे पूरी तरह से उधर के बॉर्डर्स पूरी तरह से क्लोज कर दिए। अब पूरा देश एकदम से घबरा गया है, दहशत में है। वही तालिबान को में ये सब दृश्य दिखते कि वो जिम में मस्ती कर रहे हैं, अम्यूजमेंट पार्क में खेल रहे हैं, फिर गन के साथ आइसक्रीम खा रहे हैं, हमको ये सब दृश्य आते हैं। और ये भी आते कि अम्यूजमेंट पार्क में डैशिंग कार में खेल रहे हैं, वो भी अपने गन बाजू में लेकर। जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उनका स्टेटमेंट ये आया था कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, और जो भी सारे कंट्रीज है हमको ऐसा गवर्नमेंट का रिकॉग्निशन दे, यूएन हमको गवर्नमेंट का रिकॉग्निशन दे। और उन्हें कहा कि देश में शरिया लॉ लागू हो जिससे लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, बिलीव कर सकते हो तालिबान ने एक स्पोक्स पर्सन भी रखा है, और तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम बदलकर इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान रख दिया। और इसके विरुद्ध में जो काबुल में लोकल लोग हैं वो इसके प्रोटेस्ट में आए, क्योंकि जो तालिबान का फ्लैग ये है और अफगानिस्तान का फ्लैग ये है, जिसकी वजह से तालिबान अब हर जगह पूरे अफगानिस्तान में अपना फ्लैग लगा रहा है और अफगानिस्तान का जो नेशनल फ्लैग है उसको फेंक रहा है, जिसकी वजह से बहुत भारी प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें कम से कम अभी तक खबर आ रही है कि 4 लोगों की डेथ भी हो चुकी है और 14 लोग इंजर्ड हो गए हैं। अभी हम एंड में बात करते हैं कि इसमें इंडिया का क्या रोल है और तालिबान ने ऐसा अफगानिस्तान पर कैप्चर कर दिया है जिससे इंडिया को कौन सी डिफिकल्टीज आने वाली है। सबसे पहली बात, जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने जो अफगानिस्तान में इंडियन एम्बेसी है काबुल में, उन्होंने कहा कि हम एक ई वीज़ा शुरू करेंगे। इसका मतलब ये है कि 6 महीने के जो भी अफगानिस्तान में लोगों को अगर इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए उनको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इंडियन एम्बेसी जो काबुल में है उधर काफ़ी भीड़ भी दिखी थी। मेरे हिसाब से ये गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा स्टेप है। दूसरी गवर्नमेंट को जो प्रॉब्लम आ रही है कि उधर काफ़ी इंडियन फंसे हुए हैं, हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है उधर से वो जाकर लोगों को निकाल रहे हैं और वापस इंडिया ला रहे हैं, जो अच्छी बात है। अभी तक कम से कम पहले 129 लोग वापस आए थे, बाद में 45 लोग वापस आए थे, और अभी 2 दिन पहले रिसेंटली में 200 लोग वापस आए थे। लेकिन एक रिपोर्ट के हिसाब से अभी कम से कम 1600 से 1700 लोग अभी भी इंडियंस जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। तो गवर्नमेंट के लिए बहुत ही मेजर टास्क है कि वो उनको कितनी देर में वापस ला रहे हैं। थर्ड जो प्रॉब्लम है कि रिकॉग्निशन तालिबान रेजिम,
जब 1996 से 2001 में तालिबान ने कैप्चर किया था तब अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशन काफ़ी बुरे हो गए थे, लेकिन जब वापस अफगानिस्तान में तालिबान हट गया वापस अच्छे हो गए थे। इंडिया ने साफ तौर से मना कर दिया है कि हम तालिबान को रिकग्निशन नहीं देंगे, जैसे जर्मनी, कनाडा सारी कंट्रीज ने किया है, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट है, उनकी पॉलिसी है नो टॉक विद टेररिस्ट ग्रुप। इंडियन गवर्नमेंट ये भी कहा अगर आप हमारे साथ बातचीत करनी है और आपको रिकग्निशन चाहिए तो आप उधर पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शन करवाएं। फोर्थ रीजन अब ये है कि डीलिंग विद तालिबान रीजन, हमको तालिबान से हमारी सरकार को निपटना पड़ेगा, क्योंकि जब 2001 में जब हमारा जो IC-814 जो प्लेन है वो हाईजैक कर दिया था, जिसके वजह से हमको टेररिस्ट मसूद अजहर को भी छोड़ना पड़ा था। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ट्राई करे कि तालिबान से कोई बातचीत ही ना हो। मैं आपको बताता हूँ, अब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये है कि मेरे हिसाब से जो पाकिस्तान है वो पहले से तालिबान को हेल्प कर रहे हैं, उनको खाना पानी वेपन सब दिया रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तालिबान और पाकिस्तान में अच्छे फ्रेंड रिलेशन है। और पाकिस्तान पक्का इसमें कश्मीर का इशू डालेगा, वो तालिबान को कहेगा कि अब हमें कश्मीर दिलाने में मदद कीजिए। लेकिन तालिबान ने पहले भी कहा था कि हम इंडिया के कश्मीर मैटर में नहीं आएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूएसए की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये आई थी कि 2024 के पहले पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक बहुत ही मेजर वॉर होने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये वॉर होगा तालिबान की वजह से ही, जिसकी वजह से अभी हमको फ्यूचर में कश्मीर में और भी ज़्यादा पेनिट्रेशन दिखेगा टेररिस्ट ग्रुप्स का, और भी ज़्यादा हमको वायलेंस दिखेगा। फिफ्थ रीज़न है स्ट्रेटेजिक चॉइसेस विथ अफगानिस्तान। हमारा जो इंडिया है उन्होंने ईरान के 4 बार एयरपोर्ट पर काफ़ी इन्वेस्ट किया है, जिसकी वजह से हमको काफ़ी बेनिफिट भी मिला है। हमने कम से कम 100 से 200 करोड़ ज़्यादा भी ईरान के 4 बार पोर्ट में इन्वेस्ट किया है। अब लेकिन अभी ये है, मैं आपको समझा तो क्या प्रॉब्लम है, जो 4 बार एयरपोर्ट की वजह से इंडिया डायरेक्टली यूरोप में अपना माल बेच सकता था, लेकिन अभी अफगानिस्तान का पूरा कंट्रोल आ गया है, जिससे अभी हमको वापस पाकिस्तान के थ्रू बेचना पड़ेगा, जिससे इंडिया को नुकसान पड़ेगा। अब दूसरा ये भी है कि अभी हाल ही में खबर ये आई थी कि तालिबान ने इंडिया के साथ ट्रेड पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। आप समझ सकते हो कि तालिबान को कितना एग्रेशन है इंडिया के अगेंस्ट। अभी जो इंडिया को लॉस इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ। इंडिया ने करीब $300 मिलियन खर्च करके जो सालमा डैम अफगानिस्तान में बनाया था, जो इंडियन अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम भी कहा जाता है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में काफ़ी फायदा पहुंचा था। फिर हमने $135 मिलियन खर्च करके सारांश डेलारिजिंग हाईवे बनाया था, जिसकी वजह से वहाँ की जो रोड कनेक्टिविटी को हमने स्ट्रॉन्ग किया था। और अभी ये भी है कि हमने कम से कम $200 मिलियन इन्वेस्ट करके जो अफगानिस्तान में पार्लियामेंट बनाया था वो भी हमारे इंडिया ने ही बनाया था। ठीक है दोस्तों, तो मैंने पूरे वीडियो में समझाया कि अफगानिस्तान की अभी करंट सिचुएशन कैसी है और इंडियन गवर्नमेंट के लिए कौन से 5 मेजर इश्यूज है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो उसको शेयर कीजिए, ताकि मुझे और भी वीडियोस ऐसे इन्फॉर्मेटिव बनाने में मोटिवेशन मिले और मैं और भी ऐसे वीडियोस बना सकूं। ठीक है दोस्तों, मैं अगले हफ्ते आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद।